तो वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स की गिरफ्त में आने के बाद भटकल का क्या हुआ। बड़ा खुलासा पार्ट 3 जारी है इस छोटे से ब्रेक के बाद। जी हां, तो आज एक बार फिर हम इंडियन मुजाहिदीन के सरगना और कुख्यात आतंकी भटकल पर एक और बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। रहिए हमारे साथ और देखिए हमारी खास पेशकश आतंकी भटकल पर सबसे बड़ा खुलासा पार्ट 3। तो दिल्ली में हुए 2008 के सिलसिलेवार बम धमाकों को अंजाम देने के बाद देश की सुरक्षा एजेंसियां आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के मास्टरमाइंड और कमांडर भटकल की तलाश में शिद्दत से जुट गई थी। ऐसे में भटकल के लिए छिपने के सिवा कोई और रास्ता नहीं बचा। कई आतंकी हमले और सैकड़ों जान लेने का जिम्मेदार भटकल किसी चूहे की तरह बिल बदल रहा था और अपनी जान बचाने की कोशिश करने में लगा था। तो सुरक्षा एजेंसियों से बचने के लिए भटकल ने कितने ठिकाने बदले, आइए दिखाते हैं इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। अक्टूबर 2008 को यासीन भटकल पहली बार दिल्ली आया था। दिल्ली आने का एक ही मकसद था और वो मकसद सुरक्षा एजेंसियों से छिपना था। दिल्ली समेत देश भर में इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों ने दहशत मचा रखी थी। ऐसे में देश की तमाम खुफिया एजेंसियां भटकल की तलाश में जुट गईं, जिसका नतीजा ये हुआ कि दहशतगर्द भटकल जो अब तक मौत का साया बनकर मंडरा रहा था, वही अपनी जान बचाता फिरने लगा। आइए आपको बताते हैं भटकल ने कब, कैसे और कितने ठिकाने बदले। अक्टूबर 2008 यासीन भटकल अपने साथी रियाज और इकबाल के साथ दिल्ली पहुंचा। तारीख नाम के एक शख्स के घर 2500 रुपए में कमरा किराए पर लिया। कतील नाम के एक शख्स के जरिए झूठे कागजात बनवाकर सिम कार्ड खरीदा। सुरक्षा एजेंसियों को धोखे में रखने के लिए पहले लखनऊ और फिर पुणे चला गया। लेकिन जब भटकल को पुणे में भी खतरा दिखाई दिया और अपनी गिरफ्तारी का डर सताने लगा, तो वो पुणे से बिहार के दरभंगा के लिए निकल पड़ा। सुरक्षा एजेंसियों से लगातार भागता रहा भटकल। फरवरी 2009 में भटकल नेपाल रवाना हो गया। नेपाल में फर्जी पासपोर्ट बनवाने की कोशिश की, लेकिन यासीन भटकल की कोई कोशिश, कोई तरकीब काम नहीं आ रही थी। मार्च 2009 में भटकल को दिल्ली वापस लौटना पड़ा और वो दिल्ली के शाहीन बाग में छिपा रहा। ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि खुद को बचाए रखने के लिए भटकल ने नौकरी तक की। खून बहाने वाला भटकल अब अपनी जान बचाता फिर रहा था। भटकल ने 700 रुपए प्रति माह की नौकरी की। धीरे धीरे इसके साथी भी दिल्ली पहुंचने लगे। एक दूसरे से संपर्क करने के लिए करते थे इंटरनेट का इस्तेमाल। मैसेंजर आईडी PAHU33@MIG33.com से होती थी बात। तो देखा आपने कैसे किन हालात में एक खूंखार आतंकवादी अपनी जान बचाता फिर रहा था। साथ ही छिपने की कोशिश कर रहे थे उसके साथी भी। जिया न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जी हां, तो देखा आपने कैसे दर दर भटकता रहा भटकल सुरक्षा एजेंसियों से बचने के लिए। तो चलिए अपनी खास पेशकश को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि करीब 1 साल तक छिपने के बाद भटकल को उसके आकाओं की मदद फिर मिलनी शुरू हो गई। साल 2009 में भटकल को एक मैसेज मिला। मैसेज में उसे एक बार फिर सक्रिय होने का हुक्म दिया गया, लेकिन दोबारा सक्रिय होने के लिए भटकल को पैसों की जरूरत थी, जो पैसा हवाला के जरिए उस तक पहुंचाया गया। हवाला के जरिए कहां और कितनी रकम भटकल तक पहुंचाई गई, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जिया न्यूज के पास मौजूद खुफिया दस्तावेज के मुताबिक साल 2009 के जुलाई में भटकल के पास पाकिस्तान में बैठे उसके आकाओं का एक मैसेज आया। मैसेज में भटकल और आईएम को फिर से सक्रिय होने का हुक्म दिया गया। ऐसे में भटकल ने अपने आकाओं से सक्रिय होने के लिए पैसों की डिमांड की और भटकल की डिमांड पूरी भी कर दी गई। दस्तावेज के मुताबिक जुलाई 2009 में भटकल को मुंबई बुलाया गया।
जहां पर उसे हवाला के जरिए पैसे भिजवाए गए। जुलाई 2009 हाइडआउट से बाहर आया भटकल। हवाला के जरिए आए 6 लाख रुपए। पैसे लेने के लिए भटकल को मुंबई बुलाया गया। पाकिस्तान में बैठे भटकल के आकाओं और साथियों में से एक रियाज भटकल ने हवाला के जरिए भटकल तक 6 लाख रुपए पहुंचाए। ये सारी रकम 10-10 रुपए के नोटों की शक्ल में थी। भटकल को मिले मैसेज के मुताबिक सबसे पहले उसे मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन बुलाया गया, जहां से वो डोंगरी पहुंचा। डोंगरी पहुंचने के बाद भटकल को एक फोन आया। फोन करने वाले ने भटकल को उस शख्स का हुलिया बताया जो उसे पैसे देने के लिए मिलने वाला था। वो आदमी भटकल को डोंगरी इलाके के घर में ले गया, जहां भटकल को पैसे दिए गए। पैसे लेकर भटकल ने मुंबई को तुरंत छोड़ दिया और सीधे मैंगलोर पहुंचा। फिर से तैयार हुआ भटकल। हवाला से आए 6 लाख रुपए। पैसे लेकर भटकल मुंबई से मैंगलोर और फिर पुणे पहुंचा। भटकल ने अपने साथियों में बांटे पैसे। मैंगलोर में 2 लाख रुपए मोहम्मद अली को दिए। पुणे में 1 लाख रुपए अनीक और अकबर को पहुंचाए और एक बार फिर आईएम को जिंदा करने की कोशिश में जुट गया। साथियों को पैसा बांटने के बाद आतंकी भटकल दिल्ली पहुंचा, जहां इसने एक बार फिर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की तैयारी शुरू कर दी। जिया न्यूज के पास मौजूद रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पहुंचने तक भटकल के पास 1,60,000 रुपए बचे थे। दिल्ली में अपने साथी कतील को लेकर भटकल बिहार पहुंचा। सितंबर 2009 अपने साथी कतील को लेकर बिहार पहुंचा भटकल। बिहार के दरभंगा में 1300 रुपए में कमरा किराए पर लिया। एक साइकिल खरीदी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल छोड़ा। सुरक्षा एजेंसियों की नजरों से बचते बचाते भटकल आईएम को संगठित करने में जुटा हुआ था। इसी बीच उसके पास कोलकाता पहुंचने का मैसेज आया। आखिर क्यों भटकल को कोलकाता पहुंचने का हुक्म मिला था, बताएंगे अगली रिपोर्ट में। तो जिया न्यूज के पास मौजूद दस्तावेजों के मुताबिक अक्टूबर 2009 में भटकल को उसके आकाओं ने कोलकाता पहुंचाने का हुक्म दिया। भटकल ने हुक्म की तामील की और अपने खासम खास साथी कतील के साथ कोलकाता पहुंचा। आखिर भटकल को कोलकाता क्यों बुलाया गया, जानना चाहते हैं? इस सवाल का जवाब तो देखिए एक और रिपोर्ट। भटकल को कोलकाता बुलाया गया। पैसों के बाद पहुंची हथियारों की खेप। बांग्लादेश से पहुंचाए गए हथियार और विस्फोटक। फिर तैयार होने लगा आईएम का नेटवर्क। पाकिस्तान से आए हुक्म की तालीम करते हुए भटकल कोलकाता पहुंचा, जहां उसने एक मोबाइल फोन और सिम कार्ड खरीदा। उसी फोन पर भटकल को बताया गया कि उसे कोलकाता क्यों बुलाया गया है। असल में भटकल को कोलकाता में बांग्लादेश से आए विस्फोटक और हथियारों की डिलीवरी लेने के लिए बुलाया गया था और इसे भी पैसों की तरह ही पाकिस्तान में बैठे रियाज भटकल ने ही भिजवाया था। लेकिन ये काम मुश्किल था, इसलिए भटकल को करीब 15 दिनों तक कोलकाता में छिप कर रहना पड़ा। इस दौरान एक शख्स फोन के जरिए लगातार भटकल के संपर्क में बना रहा। करीब 17 दिन के बाद भटकल को एक पैकेट मिला। पैकेट में पोटेशियम परमैंगनेट था। पोटेशियम परमैंगनेट से विस्फोटक बनाया जाता है। जिया न्यूज के पास मौजूद रिपोर्ट के मुताबिक कोलकाता में करीब 17 दिन बिताने के बाद भटकल को एक बंगाली लड़के ने संपर्क करके डमडम एयरपोर्ट के पास आने के लिए कहा और वहां उसे एक पैकेट सौंपा जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट था, जिसका इस्तेमाल विस्फोटक बनाने के लिए किया जाता है।
इसके बाद भटकल को 3 और दिन तक इंतजार करने के लिए कहा गया। 30 अक्टूबर 2009 को भटकल को फिर से बुलाया गया, लेकिन जैसे ही भटकल अपने ठिकाने से बाहर आया, पुलिस उसके पीछे लग गई। भटकल ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे एसटीएफ ने हिरासत में ले लिया। आगे क्या हुआ बताएंगे जिया न्यूज की इस खास पेशकश आतंकी भटकल पर बड़ा खुलासा की अगली रिपोर्ट में। तो वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स की गिरफ्त में आने के बाद भटकल का क्या हुआ। बड़ा खुलासा पार्ट 3 जारी है इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो जिया न्यूज की खास पेशकश भटकल पर बड़ा खुलासा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने देखा कि भटकल पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के इशारे पर हथियारों और विस्फोटकों की खेप लेने के लिए कोलकाता पहुंचा था, लेकिन वहां वो एसटीएफ के हत्थे लग गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं भटकल की गिरफ्तारी के बाद क्या हुआ। आइए देखें एक और रिपोर्ट। एसटीएफ की गिरफ्त में आने के बाद भटकल से पूछताछ शुरू हुई, जिसमें भटकल ने अपनी पहचान अशरफ उर्फ अरशद निवासी बिहार के तौर पर बताई। इसके सिवा एसटीएफ भटकल से कुछ और मालूम नहीं कर पाई। इसी दौरान पुलिस को कोलकाता में भटकल के कांटेक्ट के बारे में पता चला, लेकिन पुलिस उस तक पहुंच नहीं पाई। ऐसे में एसटीएफ ने भटकल को जेल भेज दिया। जेल में भी भटकल से पूछताछ की गई, लेकिन इस कुख्यात आतंकी ने अपनी जुबान तक नहीं खोली। जनवरी 2010 अक्टूबर में एसटीएफ ने भटकल को भेजा जेल। 45 दिन बाद भटकल को जमानत मिल गई। जनवरी 2010 में भटकल जमानत पर हुआ रिहा। जेल से बाहर आते ही भटकल ने अपने साथी कतील से संपर्क किया और कोलकाता को छोड़कर दिल्ली के लिए रवाना हो गया। दिल्ली पहुंचकर भटकल को पता चला कि उसके जेल में होने की खबर मिलने के बाद उसके सभी साथियों ने अपने ठिकाने बदल लिए थे। ऐसे में भटकल ने शाहीन बाग में एक कमरा किराए पर लिया। अपने आकाओं के अगले इशारे का इंतजार करने लगा। भटकल का यह इंतजार, उसकी यह खामोशी तूफान के आने से पहले के सन्नाटे जैसी थी, क्योंकि अब भटकल एक बार फिर से अपनी उसी आतंकी पहचान को जिंदा करने वाला था, जो मासूमों की जिंदगी और सड़कों पर खून बहाने के लिए कुख्यात थी। भटकल एक बार फिर बम धमाकों की बदनीयती के साथ खुद को तैयार करने में जुट गया। तो क्या हो पाए भटकल के नापाक मंसूबे कामयाब? दिखाएंगे जिया न्यूज की खास पेशकश भटकल पर बड़ा खुलासा की अगली रिपोर्ट में। जी हां, तो दिल्ली में छिपे भटकल को एक बार फिर रियाज का फोन आया और इस बार भटकल को एक नया मिशन दिया गया। मिशन पुणे सीरियल बम ब्लास्ट। भटकल ने अपने आकाओं को हां में जवाब दिया और एक बार फिर से भारत को दहलाने की, मासूमों की जान लेने की तैयारी करने लगा। लेकिन इस बार भटकल का मकसद महज अपने आकाओं के हुक्म की तामील करना नहीं था। इस बार उसका मकसद भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को भी चुनौती देना था, जिन्होंने उसे करीब 1 साल तक छिपकर जिंदगी बिताने पर मजबूर कर दिया था। आइए देखें एक और रिपोर्ट। दहशतगर्द भटकल इस बार अपने नापाक मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए तैयार था, और साथ ही तैयार थे उसके साथी और प्लान भी। लेकिन इस बार भटकल के दिमाग में कुछ और चल रहा था। वो दिल्ली में था, लेकिन उसके निशाने पर पुणे था। भटकल ने बम धमाकों के लिए पुणे को एक खास मकसद के लिए चुना, लेकिन इससे पहले कि वो अपने प्लान में आगे बढ़ता, भटकल ने अपने पाकिस्तानी आकाओं से विस्फोटक का इंतजाम करने की मांग रखी, जिसका जवाब भटकल को हां में मिला। फरवरी 2013 रियाज ने भटकल को फोन किया।
फोन पर बम ब्लास्ट करने के लिए कहा गया। भटकल ने रियाज से विस्फोटक का इंतजाम करने को कहा। रियाज ने विस्फोटक का इंतजाम करने का वादा किया। बातचीत के बाद भटकल टारगेट की रेकी करने में जुट गया। भटकल ने बम ब्लास्ट के लिए पुणे को चुना, लेकिन सवाल यह था कि पुणे में कहां और किस जगह को टारगेट किया जाए। ऐसे में भटकल अपने कुछ खास साथियों के साथ पुणे पहुंचा और करीब 8 दिन की रेकी करने के बाद उसने दरगू हलवाई सेठ मंदिर और जर्मन बेकरी को अपना टारगेट चुना। आईएम के कमांडर भटकल ने अपने खासम खास कतील को मंदिर की रेकी करने की जिम्मेदारी सौंपी और खुद जर्मन बेकरी की रेकी में जुट गया। बम बनाने में माहिर भटकल ने धमाकों के लिए बम तैयार किए और उसके बाद नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए अपने टारगेट की तरफ रुख किया। 12 फरवरी 2010 जर्मन बेकरी को धमाके के लिए चुना गया। 13 फरवरी 2010 भटकल खुद ऑटो में जर्मन बेकरी पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने ऑटो वालों को रोका और बेकरी में गया। एक एप्पल पाई और कोल्ड कॉफी खरीदी। भटकल ने बेकरी के काउंटर पर बैग छोड़ दिया। बैग विस्फोटक से भरा हुआ था। इसके बाद भटकल वहां से निकल गया। करीब 7:15 बजे बम धमाका हुआ, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की जान गई। मरने वालों में कई विदेशी और स्थानीय लोग थे। धमाका करने के बाद भटकल नासिक गया और वहां से ट्रेन लेकर नई दिल्ली आ गया। भटकल का ऑपरेशन पुणे पूरा हो चुका था, लेकिन उसके नापाक मंसूबे हर आतंकी हमले के बाद और परवान चढ़ जाते और वो एक और आतंकी हमले और मासूमों को मौत के घाट उतारने की तैयारी में जुट जाता। जिया न्यूज ब्यूरो। तो वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स की गिरफ्त में आने के बाद भटकल का क्या हुआ। बड़ा खुलासा पार्ट 3 जारी है इस छोटे से ब्रेक के बाद। जिया न्यूज पर आप देख रहे हैं बड़ा खुलासा पार्ट 3। यासीन भटकल को लेकर कुछ और राज खुलने बाकी हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं तमाम आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने वाला भटकल, उसके साथी और पाकिस्तान में बैठे उसके किस तरह के जो साथी थे वो कोडवर्ड का इस्तेमाल किया करते थे। देखिए जिया न्यूज की एक खास रिपोर्ट। एक नाम से पासपोर्ट, दूसरे नाम से ड्राइविंग लाइसेंस और हवाला के लिए तीसरा नाम, यानी हर काम के लिए एक अलग नाम। जी हां, आतंक के इस खतरनाक चेहरे ने हर वारदात को बड़ी ही प्लानिंग के साथ अंजाम दिया। एनआईए की जांच में यासीन भटकल ने वो राज उगले जिनको जानने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। टेक का मतलब तालिबान, एजेंसी का मतलब आईएसआई, शाम का मतलब दिल्ली, डब का मतलब दुबई, माइक्रो का मतलब अल-कायदा, डिपॉजिट का मतलब फिदाइन हमलावर, इलायची का मतलब डेटोनेटर। ये वो कोड वर्ड हैं जिनके जरिए आतंक का सरगना सरहद पार अपने आकाओं से संपर्क करता था और भारत में धमाकों की प्लानिंग करता था। उसके डिपॉजिट यानी फिदाइन हमलावरों ने सैकड़ों बेगुनाहों का कत्ले आम किया है। इलायची यानी वो डेटोनेटर जिनके इस्तेमाल से भारत की गंगा जमुनी तहजीब तार तार हुई है। यासीन भटकल अपने साथियों को दिल्ली आने का न्योता शाम कहकर देता था। फर्ज कीजिए इनके तमाम बातों का मतलब जिनसे हमारे मुल्क का ताना बाना तोड़ा गया है। एनआईए की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में यासीन भटकल ने हर कोड वर्ड का राज उगला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। और इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन भटकल पर जिया न्यूज की खास पेशकश का सिलसिला जारी रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे भटकल पर सबसे बड़ा खुलासा पार्ट 4 के साथ। देखते रहिए जिया न्यूज। तो वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स की गिरफ्त में आने के बाद भटकल का क्या हुआ। बड़ा खुलासा पार्ट 3 जारी है इस छोटे से ब्रेक के बाद।